हेलो दोस्तों, आप सभी का अनिल स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का अपना टॉपिक है टॉप 10 क्वेश्चन, वो भी किसके, अर्थव्यवस्था के। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है नेट नेशनल प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट क्या है, NPP क्या है। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को जानने से पहले हम कुछ 3-4 भाषाओं के बारे में जानते हैं। जैसे एक तो होता है GDP, एक होता है NDP, एक होता है NDP और एक होता है GNP और एक होता है NNP। एक क्या होता है NNP। अब GDP क्या होता है। GDP मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो इसका नाम देखें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो मतलब ये कोई भारत है और भारत के अंदर कोई भी भारतीय व्यवसाय करेगा और कोई विदेशी व्यवसाय करेगा। भारत के अंदर कोई भी भारतीय और विदेशी व्यवसाय करेगा और इसके अंदर भारत के अंदर जो भी आय मतलब आर्थिक आय का मापान करेगा, जो भी आर्थिक आय का मापन किया जाएगा, देश के अंदर कुल उत्पादन का मापन किया जाएगा, तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, GDP के द्वारा किया जाएगा। और NDP क्या है, NDP क्या है मतलब GDP में से अपना GDP में से मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन को, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो अपने को NDP प्राप्त हो जाएगी। और GNP क्या है, GNP क्या है, तो GNP क्या है, तो जो GDP है उस GDP में हम x इंटू एम कर देंगे। यहाँ x इंटू एम से मतलब समझना भाई, जैसे अपना ये भारत है और भारत के ये बाहर की बात है, ये भारत हो गया। और भारत के बाहर की बात देखें तो ये बाहर से कोई भी भारतीय का जो पैसा आएगा या जो भी कोई उत्पादन का जो भी पैसा आएगा उसको x और विदेशियों का जो पैसा भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा उसका, और इन दोनों का जो प्रोडक्शन का उत्पादन को माइनस कर देंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा अपने को, GNP। और NNP को बात करें तो NNP क्या है, तो NNP है मतलब GNP में से फिर हम NNP ज्ञात करने के लिए NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए हम इसमें से मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे, तो अपने को NNP प्राप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। NNP क्या है, तो GNP में से मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो अपने को नेट नेशनल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, सेकंड क्वेश्चन अपना ये है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना SCO के द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो किनके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCSO के द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना इसकी की गई 1951 में। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी आय संगठन का काम क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना करना होता है, राष्ट्रीय आय की क्या करती है, गणना करती है। और केंद्रीय सांख्यिकी डे मतलब केंद्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है भाई 29 जून को, तो केंद्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मतलब PC महालनोबिस का जन्म हुआ था। कब हुआ था PC महालनोबिस का जन्म, 29
जून 1893 को। और पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय सांख्यिकी का जनक। तो भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। और केंद्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को बनाया जाता है। ये किसका आंकलन करती है? तो राष्ट्रीय आय का आंकलन करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुई? 1951 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और इन्होंने कब किया ये प्रयास? तो 1867-68 में किया। और इन्होंने बताया कि भारतीयों की इनकम है वो कितनी है? 20 रुपये PCI, 20 रुपये PCI पर कैपिटा इनकम है। और कैसी है ये? वार्षिक है। ठीक है, तो कितनी बताई उन्होंने? तो 20 रुपये बताई। और इसके बाद में बात करें तो एफ सिरोल ने 1910-11 में कितनी बताई? 49 रुपये वार्षिक बताई। 49 रुपये वार्षिक। और ये दोनों कैसी थी भाई? दोनों ये गैर वैज्ञानिक तरीके से बताया गया। कैसे बताया गया? गैर वैज्ञानिक तरीके से। मतलब इन्होंने केवल अनुमान लगाया था कि भारतीयों की इनकम इतनी हो सकती है। तो एफ सिरोल ने कब? 1910 से 1911 के मध्य। और दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के मध्य 20 रुपये PCI पर कैपिटा इनकम बताई, और वार्षिक वो भी। इसके बाद में वैज्ञानिक तरीके से किन्होंने बताया? तो वैज्ञानिक तरीके से 1930 में वैज्ञानिक तरीके से 1930 में GV के राव ने बताया। और इन्होंने कितने रुपए बताई? 76 रुपये PCI बताई पर कैपिटा इनकम बताई भारतीयों की। तो पहला प्रयास इनका माना जाता है, दादा भाई नौरोजी का। और इन्होंने कितने रुपए बताई? 20 रुपये बताई। एफ सिरोल ने 49। और वैज्ञानिक तरीके से GV के राव ने बताई। और कब कितनी बताई? 76 रुपये। कब बताई? 1930 में बताई। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था? भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया। एक अमेरिकी इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे प्रोफेसर कृष्णराज। तो प्रोफेसर कृष्णराज के द्वारा हिंदू वृद्धि दर शब्द जड़ा गया। और कहा कि जो हिंदू वृद्धि दर शब्द जो हिंदुओं में भारत में अपर्याप्तता है, मतलब हिंदुओं के संदर्भ में कहा था कि भारतीयों में हिंदुओं के कारण केवल 3.5% नेशनल आय, मतलब राष्ट्रीय आय कहा था उस समय में। तो नेशनल हिंदू वृद्धि दर तो शब्द नामक किसने जड़ा? तो कृष्णराज ने जड़ा था। और ये कौन थे? तो ये अमेरिकी इकोनॉमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, और इन्होंने ये शब्द जड़ा था कि हिंदू वृद्धि दर में हिंदुओं को बाधा, मतलब भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें बाधा बन रहा है। तो ये जो हिंदू वृद्धि दर है ये शब्द उन्होंने जड़ा था। और कहा था कि इसकी आय कितनी बताई थी उस समय? तो 3.5% बताई थी नेशनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? तो सर्वाधिक योगदान देता है तृतीयक क्षेत्र। सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा योगदान किसका है? द्वितीयक क्षेत्र का। और द्वितीयक क्षेत्र से ज़्यादा योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित हो गई। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण से संबंधित हो गई। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सेवा से संबंधित हो गई। तो सेवा में सर्वाधिक, भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र देता है? तो सेवा। और सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C।
प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर सी, सेबी। ठीक है, अब सेबी की बात करें तो सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म क्या होगी? सेबी। तो सेबी की बात करें तो सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। तो भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, इसकी बात करें तो स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई। स्थापना कब हुई? 1988 में। और 1988 में ये एक कैसा गैर संवैधानिक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बाद में 1992 का एक्ट आया इसमें, 1992 के एक्ट से इसको वैधानिक बना दिया गया। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। फिर इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है इसका? अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी इसका अध्यक्ष हो गया। तो सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड की स्थापना 1988 में किस रूप में? गैर संवैधानिक संस्थान के रूप में। फिर 1992 के एक्ट से इसको कैसा वैधानिक बना दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसका कार्य क्षेत्र, मतलब क्षेत्रीय कार्यालय। तो क्षेत्रीय कार्यालय, इसका पहला कार्यालय कहाँ स्थित है? तो क्षेत्रीय कार्यालय में पहला है इसका कार्यालय कोलकाता। दूसरा की बात करें तो दूसरा है इसका दिल्ली और तीसरा है चेन्नई। थर्ड है चेन्नई। ठीक है, तो सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। 1992 का एक्ट है। मुंबई में इसका मुख्यालय अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में पहला, दूसरा दिल्ली, तीसरा चेन्नई में है। अब सेबी भारत में दो तरह से कार्य करता है। तो सेबी भारत में दो तरह से कार्य करता है, एक तो NCS नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनकी बात करें तो ये भारत में सबसे बड़ा है और इसकी बात करें तो ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी बात करें, नेक्स्ट बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1992 में की गई और फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई। फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1875 में की गई। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1895 में की गई। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो शेयर बाजार हैं, NSE के जो शेयर बाजार हैं, उनको नियंत्रण कौन करता है उन पर? तो निफ्टी, NIFTY निफ्टी। तो निफ्टी इनके शेयर पर नियंत्रण करती है। और इसके शेयर पर कौन नियंत्रित करता है? तो सेंसेक्स। ठीक है, और इसके शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट है इसके 50 शेयर हैं और इसके शेयर की बात करें तो इसके 30 शेयर हैं। ठीक है, तो ये दो तरह से कार्य करता है। एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे बड़ा है और इसकी स्थापना 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसका जो कंट्रोल करता है, जो इस पर निफ्टी कितने शेयर से? 50 शेयर होते हैं इसके निफ्टी के। और इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे प्राचीन है ये। 1875 में इसकी स्थापना हुई। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस पर नियंत्रण सेंसेक्स के द्वारा किया जाता है। कितने शेयर हैं इसके? 30 शेयर है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन अपने को बी ऑप्शन दिया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? पहले तो
इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। 1 अप्रैल 1935 को की गई। किस आयोग की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई। इसी को शाही आयोग भी कहा जाता है, शाही आयोग, इसी को शाही आयोग भी कहा जाता है। तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। और इसका अधिनियम एक्ट कौन सा है? तो 1934 का एक्ट से इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है इसका? तो मुंबई में है। और मैं ये पूछूं कि इसकी स्थापना के समय हेडक्वार्टर कहाँ था? तो स्थापना के समय हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ था स्थापना के समय? कोलकाता में था, कोलकाता में था। ठीक है। और इसका लोगो की बात करें तो इसका लोगो क्या है? ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, जिसे पाम ट्री भी कहा जाता है, पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष जिसे पाम ट्री भी कहा जाता है। और पाम ऑयल कंट्री किसे कहा जाता है? तो पाम ऑयल कंट्री नाइजीरिया को कहा जाता है। ठीक है। और इसका गवर्नर की बात करें तो गवर्नर, तो इसके गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर इसके कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे इसके सर ओसबोर्न स्मिथ थे। तो इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट बात करें तो इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे इसके सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इसके बाद में बात करें तो वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर इसके कौन है? तो वर्तमान गवर्नर हैं इसके कौन है? शक्तिकांत दास। तो वर्तमान गवर्नर कौन है? इसके शक्तिकांत दास। और इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं, 4 डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नरों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो 4 डिप्टी गवर्नर में बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं माइकल पात्रा। 4 डिप्टी गवर्नरों की बात करें तो 1 नंबर पर आते हैं माइकल पात्रा। नंबर 2 बात करें तो रविशंकर, मुकेश जैन। और नंबर 4 की बात करें तो राजेश्वर। तो इसके 4 डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा, रविशंकर, मुकेश जैन और राजेश्वर। और भारत की पहली बैंक कौन सी है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ। अब आरबीआई का कार्य क्या होता है? तो आरबीआई का कार्य, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई का काम होता है आरबीआई को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई का जो ये रुपये का साइन है, ये रुपये का साइन किन्होंने दिया? तो ये चिन्ह किन्होंने दिया? तो रुपये का चिन्ह किन्होंने दिया? तो उदय कुमार ने दिया। किन्होंने दिया? उदय कुमार ने। तो रुपये का चिन्ह किन्होंने दिया? उदय कुमार ने दिया। और आरबीआई का काम होता है विदेशी मुद्रा का भंडारण करना। तो आरबीआई का काम क्या होता है? विदेशी मुद्रा का भंडारण करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना। तो विदेशी मुद्रा का भंडारण किनके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई जो रुपये का साइन होता है वो किनके द्वारा दिया गया? उदय कुमार के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नाबार्ड। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। किस समिति की सिफारिश? तो
सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं गोविंद चिंतालू। तो गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो गोविंद चिंतालू तो नाबार्ड के अध्यक्ष। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद चिंतालू इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।